दिल का टूटना। आखिर किसे कहते हैं ये दिल का टूटना? कैसा महसूस होता है एक इंसान को जब उसका दिल टूट जाता है? वो कौन सा एक ऐसा पल था जिसमें सचमुच जॉर्डन को ये एहसास हुआ कि उसका दिल टूट गया है? अब आप में से बहुत से लोग यही कहेंगे कि फिल्म का वो क्लाइमैक्स वाला सीन जहाँ पर जॉर्डन अपना सब कुछ दाव पर लगाकर भी हीर को बचा नहीं पाता, उसे मिलता भी है तो क्या, वैसे एक ऐसा शरीर जिसमें सिर्फ जान है और कुछ भी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तब एक इंसान के दिल पर चोट नहीं पहुंचती होगी जब उसे अपने ही घर से बेवजह धक्के मार के निकाल दिया जाता है, बिना एक बार भी ये सोचे कि वो कहाँ जाएगा? जेब खाली, भूखा प्यासा, न जाने किस हाल में होगा, अपनी ही गली के बाहर खड़ा जब भी अपने घर की तरफ देखता होगा तो बस खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर मेरी क्या गलती थी? या फिर तब एक इंसान का दिल नहीं टूटता होगा जब इस दुनिया का एक बहुत बड़ा और घिनौना हिस्सा उसकी कामयाबी से इस हद तक जलने लगे कि उसका पूरा करियर बर्बाद करने पे उतर आए? या फिर तब जब उसकी वो कामयाबी की सीढ़ियाँ जिन पर वो हमेशा से चढ़ना चाहता था, वही सीढ़ियाँ उसके पैरों को काटने लगे, सब कुछ होते हुए भी उसे अंदर से खोखला महसूस करवाए, उसे बार बार हर एक पल ये एहसास दिलाए कि अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वो बहुत पहले खो चुका है? या फिर तब जब उसके अपने दोस्त उससे नहीं बल्कि उसकी वो रॉकस्टार वाली इमेज से मिलने आए, सिर्फ उस इमेज के पीछे पागल हो, जिनके लिए अपने उस दोस्त से हाथ मिलाने से, गले लगने से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवा के सबको दिखाना हो? या फिर तब जब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो? जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी थी ना, कुछ सवाल चल रहे थे मेरे मन में कि क्या खटाना भाई की बोली हुई बात सच है? क्या हमारे ज़िंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव, दुख दर्द, तकलीफ़ें, इन सब का हमारे आर्ट से सच में कोई कनेक्शन है? और है भी तो कैसे? और क्या सही में टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है? और जब ये फिल्म ख़त्म हुई, मुझे इन सभी सवालों का जवाब मिला, बस एक सवाल को छोड़कर, वो भी बताऊंगा। पर उससे पहले वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थोड़ा फिल्मी हूँ। और आज की इस वीडियो में इसी स्पेशल फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। मुझे नाम तक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार इस फिल्म में क्या ख़ास बात है वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस फिल्म को एक मौका दिया है, इसे बैठकर देखा है, जिन्होंने जॉर्डन के कैरेक्टर से खुद को इतना रिलेट किया कि मानो फिल्म देखते वक्त उसी की दुनिया में कहीं खो गए। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि फिल्म को पूरे 12 साल बाद दोबारा रिलीज़ किया गया। और भले ही लोगों ने ये फिल्म पहले कितनी ही बार क्यों ना देखी हो, पर फिर भी वो अपने आप को थिएटर्स में जाने से नहीं रोक पाए। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, तो आप में से बहुत से लोग होंगे अभी भी जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा होगा, और उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि यार ऐसा क्या स्पेशल है इस फिल्म में? लव स्टोरीज़ तो बहुत बनी है, म्यूज़िकल फिल्म्स पहले भी आई हैं, तो यार इसका जवाब देना मेरे लिए तो क्या, उन सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जिन्होंने इस फिल्म को एंड तक देखा है। दोस्तों, जॉर्डन बाकी फिक्शनल कैरेक्टर्स की तरह सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ ने इस कैरेक्टर को लिखते वक्त उन सब लोगों की तरफ देखा होगा जो जॉर्डन की ही तरह एक आर्टिस्ट बनने का सपना लेकर चलते हैं, जिनकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें हैं जो शायद हम सुन भी ना सकें, जो अपने आप को बिल्कुल इसी तरह स्टेज पर देखना चाहते हैं, और उन सब लोगों को देखकर ये बोला हो कि इस कहानी में मैं तुम सभी को लिखने वाला हूँ। शायद ये तुम्हारी कहानी हो सकती है। एक भोला भाला बुद्धू सा लड़का जो ना तो पढ़ाई में अच्छा है, ना ही किसी और काम में, बस है तो सिर्फ एक चीज़, खुदा से मिला हुआ एक नायाब तोहफा, अपनी आवाज़, जिसे सुनकर कोई भी मानो कुछ देर के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें भुला दे, जिससे उसके परिवार वाले हर वक्त ये एहसास दिलाते हों कि वो किसी काम का नहीं है, मानो वो उन्हें एक बोझ की तरह लगता हो। फिल्म में ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से एस्पेक्ट हैं जॉर्डन की ज़िंदगी के, जिनके बारे में बहुत सी बातें की जा सकती है। इस फिल्म की जो सिनेमैटिक ब्यूटी है, जो इम्तियाज़ का इतना शानदार डायरेक्शन है, एंड स्पेशली फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत। पर इन सभी एस्पेक्ट्स को एक वीडियो में कवर करना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आजकल जहाँ हम 15 सेकंड की एक रील पर 5 सेकंड के लिए भी नहीं टिकते, जहाँ स्क्रॉलिंग का कोई एंड ही नहीं है, वहाँ इतना लंबा वीडियो शायद ही कोई देखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ वो शेयर करूँगा जो मैंने फील किया ये फिल्म देखते वक्त,
जहाँ फिल्म की इमोशनल डेप्थ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो है जो आपको इस फिल्म से जोड़े रखती है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको जो बात बोली थी वो आप शायद इस सीन से समझ पाओ कि यहाँ जब खटाना भाई इसे कहते हैं कि पेन, दर्द, यही एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को कलाकार बनने में मदद करती है। और फिर अगले ही शॉट में जॉर्डन अपनी बहन के साथ अपने सभी फेवरेट आर्टिस्ट के पोस्टर्स की तरफ देखता है और सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, फिर कैसे बनेगा वो जिम मॉरिसन। पर ज़रा एक बार जॉर्डन के कमरे की तरफ नज़र डालो, जहाँ उसका ये कमरा सिर्फ ईंटों से छना हुआ है, दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं है, जबकि उसका बाकी का घर बहुत सही बना हुआ है। जहाँ रोज़ उसके बड़े भाई उसे खाना खाते वक्त भी बेतुके ताने दे देकर हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि वो उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, उसे अंडर कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। और घर के इकलौते बेटे के साथ ये सब होना, तो तकलीफ़ें तो कहीं ना कहीं जॉर्डन की ज़िंदगी में बहुत पहले से थी, पर शायद वो अपने नादानी, अपनी बेवकूफ़ी, अपने बचपने या भोलेपन के चलते इन सब तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर देता हो। कई बार बचपन में सुने हुए ताने उस वक्त इतना तकलीफ़ नहीं देते, पर बड़े हो जाने के बाद वही पल बहुत चुभते हैं। और बस फिर जैसे ही जॉर्डन एक के बाद एक तकलीफ़ों को बुलावा देता है, वो उसकी ज़िंदगी में आती रहती है। उसे घर से धक्के मार के निकाल दिए जाना, उसके दोस्तों का उससे दूर हो जाना, मानो सारे जहां ने उसे ठुकरा दिया हो। पर वो कहते हैं ना, जिसे सब ठुकरा देते हैं उसे वो अपनाता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है मैजिक। उसे एक के बाद एक वो सारे मकाम हासिल होते हैं जो एक वक्त पर उसके लिए सिर्फ सपने हुआ करते थे। पर अपना जॉर्डन है तो बेचारा भोला ही, यहाँ एक और गलती कर बैठता है और अपनी उस दिल तोड़ने वाली मशीन से दोबारा मिलने चला जाता है। अरे वही दिल तोड़ने की मशीन, हीर। भाई कॉलेज के बाकी लड़कों को छोड़ो, एक वक्त पे जॉर्डन को भी यकीन नहीं हुआ था कि हीर जैसी लड़की इतनी स्टैंडर्ड, इतनी अमीर घराने की जॉर्डन से दोस्ती करेगी, जिस बंदे ने पहली मीटिंग में उसके आगे अपनी इमेज का कचरा कर दिया था। पर दोस्ती हुई भी तो इतनी गहरी कि दोनों साथ में चाहे कितना भी वक्त बिता ले, वक्त हमेशा कम ही लगता था। और जॉर्डन का तो पता नहीं, पर हीर अपनी शादी से पहले ये समझ गई थी कि अब वो उसे सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानती। शायद तभी तो वो कहती है, पूछना मत कुछ भी, वरना मैं सच बोल दूंगी। तो बोल देना सच, डरता कौन है? हाँ। हाँ? और फिर ये परिंदा निकल पड़ता है अपने सपनों की उड़ान भरने। और ये वो मोमेंट होता है जब फिल्म का फोकस जॉर्डन और हीर की लव स्टोरी से हटके पूरी तरह उसके करियर पर आ जाता है। जहां हम जब भी जॉर्डन और म्यूजिशियन ढिंगरा के बीच में होने वाली जितनी भी कॉन्वर्जेशंस देखते हैं, स्पेशली ये सीन जहां पर ढिंगरा जॉर्डन से पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि वो अब सिर्फ उसी के लिए गाना गाएगा, और जॉर्डन उस कॉन्ट्रैक्ट को उसके मुंह पर फाड़ कर फेंक देता है। ऐसे बहुत से सीन्स हैं फिल्म में जिन्हें देखकर लगता है कि इम्तियाज़ ने इस फिल्म में म्यूज़िक इंडस्ट्री में चल रही जो पॉलिटिक्स हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में रिसर्च किया है और उसे फिल्म में जितना रियल रखा जा सकता है उतना रखने की कोशिश की है। साथ ही एक सेलिब्रिटी, एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी के इस एस्पेक्ट पर भी बहुत फोकस किया गया कि उसकी बड़ी से बड़ी सक्सेस और उसका बुरे से बुरा डाउनफॉल, इन दोनों के ही पीछे मीडिया का कितना बड़ा हाथ होता है। मीडिया के थ्रू मैनिपुलेट किया हुआ सिर्फ एक आर्टिकल, सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन उस इंसान का पूरा करियर तबाह कर सकती है। फिल्म के ऐसे बहुत सारे सीन्स में आपने नोटिस किया होगा कि जॉर्डन को अपनी सक्सेस से, अपने म्यूज़िक से बहुत प्यार होता है। वो अपने फैन से भी कभी बुरा बर्ताव नहीं करता, पर जिस मोमेंट पर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखता है उसे तब से ही मीडिया वालों से बहुत चिढ़ रहती है। फिल्म में जितने भी ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पर मीडिया वाले उसे घेर कर खड़े हैं या फिर उसे कहीं पे इंटरव्यू देना है, वहाँ आप ये नोटिस करोगे जॉर्डन कभी भी मीडिया वालों से ठीक से पेश नहीं आता था। और फिल्म में ये डिटेल मुझे बहुत सही लगी। अपने दोस्त, अपनी फैमिली, सबको खुद से दूर होता देख अब जॉर्डन अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पर होता है जहाँ वो हीर को कभी खोना नहीं चाहता। प्राग में जॉर्डन से दोबारा मिलना, इंटीमेसी के थ्रू एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करना, मानो हीर के साथ ये सब कुछ अपने आप ही होता है। और जिस मोमेंट पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये सही नहीं है और वो जॉर्डन को खुद से दूर हो जाने को कहती है, वो एक मोमेंट होता है जहाँ पर हमें जॉर्डन के कैरेक्टर में एक सडन शिफ्ट दिखाई देता है। जहाँ एक वक्त में कॉलेज के ऑडिशन में उसे ठीक से गिटार तक पकड़ना नहीं आता था, सामने बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज अगर वो उन गिटार के तारों को छू भी ले तो सामने खड़ी भीड़ बेकाबू हो जाती है। हमें अचानक से उसके कैरेक्टर में एक अलग पर्सोना, एक अलग लेवल की रेज दिखाई देती है। एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसी नफरत जिसे वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाता है।
अपनी की गई गलतियाँ उसे सोसाइटी के नॉर्म्स के आगे बहुत छोटी लगती हैं। यहाँ जॉर्डन की ज़िंदगी में वो फेस चल रहा होता है जहाँ उसे देखकर लगता है कि वो धीरे धीरे अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ तो कमी है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब इसे बोलते हैं डायरेक्शन, जहाँ जॉर्डन के आसपास के लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि जॉर्डन ऐसा क्यों बन गया है। वहीं हमें फिल्म दिखाई जाती है जॉर्डन के अपने नज़रिए से, मानो हम लोग उस कैरेक्टर की बॉडी के अंदर हों। हम स्क्रीन पे हर एक मोमेंट पर, हर एक सीन में ये फील कर पा रहे हैं कि जॉर्डन अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रहा है। एंड देन यहाँ पर आता है वो सीन जहाँ पर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया था, जहाँ इस सीन में जॉर्डन हीर को तब 2 बार आई लव यू बोलता है जहाँ पर उसे इस शब्द का मतलब तक नहीं मालूम। वहीं इस सीन में पूरे 2 साल उससे अलग रहने के बाद जब उसे हीर को ये एहसास दिलाना होता है कि कुछ उन दोनों के बीच में ऐसा है जो उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं रहने दे रहा, तब इस सीन में जॉर्डन एक बार भी आई लव यू, प्यार, इश्क, मोहब्बत इन शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं करता, क्योंकि यहाँ वो उस अमीर घराने की लड़की हीर कॉल से बात नहीं कर रहा जिसके पीछे पूरा कॉलेज पागल है। यहाँ वो बस अपनी हीर से बात कर रहा है, जहाँ उसे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे सामने जो ये लड़की खड़ी है ये मर रही है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे बचा पाऊंगा या नहीं, पर ये जो वक्त मुझे इसके साथ मिला है इसे मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। जहाँ पूरी फिल्म में जॉर्डन कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के आगे खुलकर बयां नहीं कर पाता, जहाँ उसे वो शब्द ही नहीं मिल पाते जो उसकी तकलीफ किसी को समझा सके, यहाँ वो हीर को कुछ ऐसा बोल देता है कि वो बेचारी खुद को रोक नहीं पाती। ये कुछ और है जो तुझे और मुझे साथ ला रहा है। रह नहीं ना पाए हम अलग, नहीं रह पाए। इतने सारे पैसे मेरे पास, फेमस हूं, पर अंदर पता ही सिर्फ जलन है मेरे अंदर, बेचैनी है। जो लड़की 2 हफ्ते में बिस्तर से नहीं उठी, जो इस हद तक तकलीफ में है कि ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर गिरती संभलती उसके पास जाती है, सिर्फ उसे एक बार गले लगाने के लिए। मानो वो 2 साल का खालीपन एक पल में दूर हो गया हो। मैं सच बता रहा हूँ, इस सीन के बाद में जो ट्विस्ट आने वाला था मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जॉर्डन का सिर्फ एक बार उसे गले लगाना उसकी बीमारी ठीक करने लगता है। एक इंसान जो खुद अंदर से इतना टूटा हुआ है, बिना किसी दवा के एक लाइलाज बीमारी से हीर को बचा लेता है। पर जॉर्डन की ज़िंदगी में हैप्पी एंडिंग इतनी आसानी से कहाँ होने वाली थी, और आपका तो पता नहीं, पर इतने पेनफुल एंडिंग के लिए मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जॉर्डन और हीर को बहुत पहले से पता था कि उन दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन है, इसे ये दुनिया, ये सोसाइटी ना तो कभी समझेगी और ना ही कभी एक्सेप्ट करेगी। जहाँ कुछ पल के लिए ये दोनों भी अपनी सारी हदें भूल जाते हैं और वो एक गलती कर बैठते हैं जो कि इन्हें गलत नहीं लगती, पर उसकी इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिलती है। फिल्म की शुरुआत जिस डायलॉग से होती है कि यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूँगा तुझे। यार किससे पता था कि हीर तो उस मैदान में चली गई है, पर यह बेचारा यहीं रह गया। जहाँ फिल्म की शुरुआत ही दिल टूटने वाली बात पर होती है, वहीं जब ये फिल्म ख़त्म होती है, जब थिएटर्स में सारी लाइट्स ऑन होती है, तब ये वो एक पल होता है जब सचमुच जॉर्डन का दिल टूट जाता है। वो जो कुछ भी बनना चाहता था बन गया, पर उससे उसका सब कुछ छिन गया। अब इस शोर शराबे के अलावा, इस भीड़ के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। दोस्तों, अब जो सिर्फ इसे एक फिल्म की तरह देखने आए थे, जो बस फिल्म ख़त्म होते ही, लाइट्स ऑन होते ही थिएटर से चले गए, उनके लिए शायद ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। पर वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग जिनके लिए सिनेमा का मतलब सिर्फ एक 2 घंटे का टाइम पास नहीं है, जो किसी कहानी को पढ़ते, देखते, सुनते उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, जो अपने आप को जॉर्डन की दुनिया का एक हिस्सा मान चुके थे। सिर्फ उन्हें पता है कि जॉर्डन आज भी वहीं खड़ा है, उसी स्टेज पर, जहाँ वो सब लोग उसके अगले गाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो इसी उम्मीद में खड़ा है कि शायद हीर एक दिन उठेगी, उसके पास वापस आएगी। पर हम सबको पता है, इनफैक्ट उसे खुद को पता है कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि वो जा चुकी है। वो चली गई है अपनी उस दुनिया में जो सिर्फ उसकी और जॉर्डन की थी। वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। और इन दोनों की इस दुनिया की एक झलक हमें दिखाई देती है इस सीन के बाद,
जहां मोहित चौहान और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना तुम हो सुनाई देता है। मुझे इस गाने का ये वर्जन जो फिल्म में आता है वो इतना खूबसूरत लगता है, मैं बता नहीं सकता यार क्या इमोशंस हिट करते हैं जब ये फिल्म ख़त्म होती है और ये गाना शुरू होता है। ये वो दुनिया है जहाँ जॉर्डन सिर्फ और सिर्फ हीर के लिए गाता था, अपने फैंस के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, ना ही उस प्लैटिनम म्यूज़िक कंपनी के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हीर के लिए। उसे जॉर्डन की आवाज़ अपने दर्द का मरहम लगती थी। आज भी जब फिल्म का क्लाइमैक्स देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि काश जॉर्डन भी उस दुनिया में पहुँच पाता, उसकी और जॉर्डन की दुनिया, जहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। तो आखिर जॉर्डन बन ही गया रॉकस्टार।